secondary education in Japan. This is the land of the rising sun. This is Japan. जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है और ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर हम इस देश की स्थिति की बात करें तो इसके पूर्व में पड़ता है पैसिफिक ओशियन, पश्चिम में सी ऑफ जापान, उत्तर में सी ऑफ ओकोत्सक और दक्षिण में ईस्ट चाइना सी पड़ता है। ये देश 6,852 द्वीप से मिलकर बना है और इन सब द्वीप के बीच 4 प्रमुख द्वीप हैं, जिसमें होक्काइडो, होन्शू, क्यूशू और शिकोकू हैं। होन्शू राजधानी टोक्यो का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। टोक्यो शहर के अलावा जापान में और भी कई प्रसिद्ध शहर हैं, जिसमें योकोहामा, ओसाका, नागोया, कोम्बी और क्योटो हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित होने के कारण इस देश में भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी का अधिक खतरा बना रहता है। जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी यहीं पर स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम जापान की प्रशासनिक संरचना के बारे में जानेंगे। जापान में शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेक्स्ट, प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के प्रीफेक्चुरल बोर्ड और जिला स्तर पर नगर निगम शिक्षा बोर्ड्स के द्वारा किया जाता है। मेक्स्ट की स्थापना सन 2001 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी के साथ शिक्षा मंत्रालय को एकीकृत करके की गई थी और इस मंत्रालय का मिशन समृद्ध मानवता के साथ रचनात्मक मानव संसाधन विकसित करना और शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देना है। मेक्स्ट यह मंत्रालय जापान में शिक्षा प्रणाली के मूलभूत ढांचे को स्थापित करता है, साथ ही स्कूल का पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रमाणन, कक्षा आकार आदि के लिए राष्ट्रीय मानक भी निर्धारित करता है। यह मंत्रालय स्कूल से संबंधित शिक्षा के प्रीफेक्चुरल और नगरपालिका बोर्ड्स को मार्गदर्शन, उनको सलाह और सहायता भी प्रदान करता है। अब आगे हम जापान की शिक्षा के इतिहास के बारे में जानेंगे। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जापान के सुप्रीम कमांडर फॉर द एलाइड फोर्सेस के जनरल मुख्यालय ने सैन्य युद्धकालीन शिक्षा को बुरी तरह समाप्त कर दिया। साथ ही पाठ्यपुस्तकों में सैन्यवादी विवरणों को काला कर दिया गया और नैतिकता, इतिहास, भूगोल पर पाठ्यक्रमों को निलंबित कर दिया। जनरल मुख्यालय ने एक नई लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रणाली शुरू की, जो अमेरिकी स्कूल प्रणाली पर आधारित थी। अमेरिकी शिक्षा मिशन, जिसमें 27 प्रगतिशील अमेरिकी शिक्षक शामिल थे, इन्होंने 1 महीने से अधिक समय तक जापान में रहकर 1947 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने जापान की शैक्षिक सुधार का खाका तैयार किया। 1947 में सरकार ने 2 कानून बनाए, जिसमें शिक्षा का मौखिक कानून और स्कूली शिक्षा कानून दोनों में समतावाद और शैक्षिक स्वायत्तता पर जोर दिया। शिक्षा की एकल 6+3+3+4 प्रणाली ने युद्ध पूर्व दोहरी शैक्षिक प्रणाली को बदल दिया और सभी बच्चों को माध्यमिक विद्यालय में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। 6 साल की अनिवार्य शिक्षा को 9 साल की प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा तक बढ़ा दिया गया। लगभग सभी लिंग प्रधान स्कूल सह शिक्षा के केंद्र बन गए। प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर आधारित था। व्यावसायिक स्कूल, जो विश्वविद्यालय बनने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे, उन्हें जूनियर स्कूल के रूप में बना दिया गया, जिसकी प्रणाली को औपचारिक रूप से 1964 में मान्यता भी दी गई। 1947 और 1951 में शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय प्रगतिशील बालक शिक्षा पर जोर दिया और शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार भी की।
जापान में युद्ध के बाद अति राष्ट्रवाद की भावनाओं को कम करने के प्रयास में किसी भी राष्ट्रवादी, सैन्यवादी, सत्तावादी या अमेरिकी विरोधी सामग्री को सीखने से मना कर दिया गया। इस प्रथा को सुमिनेरु के रूप में जाना जाता है और नए ज़माने के ग्रंथों के द्वारा शैक्षिक सुधारों में प्राथमिक पद्धति के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ ग्रंथ जिनके नाम कुनी नो आयुमी राष्ट्र के नक्शे कदम, निहोम रेकिशी जापानी इतिहास और मिन्शो शुगी लोकतंत्र आदि ग्रंथ मंत्रालय के द्वारा लिखे गए। युद्ध के बाद के वर्षों में जापान की उत्कृष्ट आर्थिक वृद्धि को एक समकालीन चमत्कार माना जाता है। सरकार ने अधिक शिक्षित और योग्य मजदूरों को तैयार करने के लिए एक शैक्षिक योजना तैयार की जिससे स्कूलों में बच्चों की वृद्धि हुई। 1970 के दशक तक 15 वर्षीय बच्चों में से 90% से अधिक ने निम्न माध्यमिक शिक्षा में भाग लिया और 18 वर्षीय बच्चों में से 1/3 ने 4 वर्षीय यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भाग लिया। नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म की 1987 की सिफारिश के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर शैक्षिक सुधारों को लागू किया। जापानी छात्रों में अधिक नैतिक और देशभक्ति के मूल्यों को स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों और रूढ़िवादी विद्वानों ने मिलकर एक अस्थायी सलाहकार निकाय रिक्योशिन का गठन किया। 1987 की एक रिपोर्ट में 5 रिक्योशिन निकायों ने स्कूल प्रणाली के विनियमन की सिफारिश की जिसमें पाठ्यक्रम का विविधीकरण, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, आजीवन शिक्षा का विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और खेल को बढ़ावा देना, साथ ही शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण आदि विषयों को सम्मिलित किया गया। 1987 में शिक्षा मंत्रालय ने रिक्योशिन की सिफारिशों के आधार पर नीतियों को लागू करने के लिए शैक्षिक सुधार के कार्यान्वयन के लिए अपना संपूर्ण समर्थन भी दिया। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जापान की 11 मिनिस्ट्री में से एक मिनिस्ट्री है, इसे मेक्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे जापानी भाषा में मूंकाशो कहा जाता है। जैसे भारत में अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स हैं जो शिक्षा प्रदान कराते हैं, वैसे ही जापान में मेक्स्ट है जो पूरे जापान में एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान कराता है। मेक्स्ट का मुख्यालय टोक्यो में है जो कि जापान की राजधानी भी है। केंद्रीय स्तर पर मेक्स्ट किंडरगार्टन से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है। मेक्स्ट जापान में पाठ्यक्रम को प्रत्येक 10 साल में संशोधित करवाता है। सबसे पहला पाठ्यक्रम में संशोधन 1990 में हुआ तथा उसके बाद सन 2000, 2010 तथा 2020 में भी संशोधन किए गए। 1990 के दशक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के महत्व पर बल दिया। मतलब बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने के गुणों और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करने के लिए पाठ्यचर्या डिजाइन की जाए। 2007 में शिक्षा पुनर्निर्माण परिषद की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उस समय की स्कूली शिक्षा कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रही थी। सन 2000 के दशक में जापान की सार्वजनिक शिक्षा खराब हो चुकी थी, जिसके लिए सन 2008 और 2009 में मेक्स्ट ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मानक को संशोधित किया, जिसमें कुछ संशोधन इस प्रकार थे। पहला, बच्चों को ज्ञान एवं कौशल हासिल करने और इन्हें जीवन में लागू करने में मदद करें और स्वतंत्र रूप से सोचने, खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करें। अगला, प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल में शिक्षण घंटे में 10% की वृद्धि की जाए। एकीकृत अध्ययन की अवधि के लिए घंटों को थोड़ा कम किया जाए, फिर भी इसे बनाए रखना है और इसे पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में विकसित करें। नेशनल असेसमेंट ऑफ एकेडमिक एबिलिटी। पाठ्यक्रम संशोधन के बाद मेक्स्ट ने कक्षा 6 व 9 के छात्रों के लिए गणित, विज्ञान एवं जापानी भाषा में एकेडमिक एबिलिटी का राष्ट्रीय मूल्यांकन किया, जिसमें कक्षा 6 व 9 के छात्रों की परीक्षा के माध्यम से यह मूल्यांकन किया गया।
शुरुआत में इस राष्ट्रीय मूल्यांकन में केवल गणित व जापानी भाषा ही शामिल थी तथा बाद में 2015 में विज्ञान व 2019 में अंग्रेजी को भी इसमें शामिल किया गया। मैक्स्ट विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान कराता है, जिसमें 7 प्रकार की छात्रवृत्ति मैक्स्ट भारतीयों को प्रदान कराता है। रिसर्च स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, स्पेशलाइज्ड कॉलेज ट्रेनिंग स्टूडेंट, जापानीज स्टडी स्टूडेंट, यंग लीडर प्रोग्राम स्टूडेंट, टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट को मैक्स्ट छात्रवृत्ति प्रदान कराता है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के 2 तरीके हैं, या तो जापानीज एम्बेसी से जो कि दिल्ली में स्थित है वहां से आवेदन किया जा सकता है, या फिर छात्र जिस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहता है वहां से भी इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। जापान में विद्यालय अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होते हैं तथा मार्च के तीसरे सप्ताह में समाप्त होते हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह से अप्रैल के प्रथम सप्ताह के बीच बसंत ऋतु की छुट्टी होती है। अक्टूबर के महीने में पतझड़ तथा दिसंबर के महीने में सर्दी की छुट्टी होती है। कई विद्यालय छुट्टियों के दौरान भी कक्षाएं प्रदान करते हैं। अब हम जापान के विद्यालय के यूनिफॉर्म के बारे में जानेंगे। जापान में किंडरगार्टन एवं प्राथमिक विद्यालय में कई जगह यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं होते हैं, परंतु कई विद्यालय अपना ड्रेस कोड रखते हैं, लेकिन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह अनिवार्य होते हैं। सभी विद्यालयों में सर्दियों एवं गर्मियों के कपड़े अलग अलग होते हैं। गर्मियों के कपड़े हल्के एवं साधारण होते हैं। गर्मी के दिनों में आमतौर पर लड़कों के लिए सफ़ेद शर्ट एवं औपचारिक पैंट होती है, जबकि लड़कियों के लिए सफ़ेद शर्ट के साथ टाई एवं स्कर्ट होती है। विद्यालयों के पास एक अनौपचारिक खेल यूनिफॉर्म भी होते हैं। सर्दियों के यूनिफॉर्म ब्लेज़र एवं जैकेट के साथ होता है, जो विद्यार्थियों को ठंडी से भी बचाता है। कुछ विद्यालय छात्रों के हेयर स्टाइल, फुटवियर, पर्स एवं बुक बैग को भी नियंत्रित करते हैं। जूते एवं मोज़े भी यूनिफॉर्म के भाग होते हैं। आमतौर पर मोज़े नेवी या सफ़ेद तथा जूते भूरे या काले रंग के होते हैं। विद्यालय में आउटडोर एवं इनडोर जूते अलग अलग होते हैं। अब हम जापान के विद्यालय के मध्याह्न भोजन के बारे में बात करते हैं। विद्यालय में बच्चे और शिक्षक एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। मध्याह्न भोजन को शिक्षण अवसर समझा जाता है, जिसमें बच्चों को खाना परोसना, टेबल सजाना, मेन्यू तय करना भी सिखाया जाता है। हर दिन मेन्यू को बदला जाता है। खाने के पहले एवं खाने के बाद धन्यवाद ज्ञापित करने का भी नियम है। यहाँ बच्चों के खाने में पोषण का खास ध्यान रखा जाता है। भोजन करने के बाद 15 मिनट का समय साफ सफाई के लिए दिया जाता है, जिसमें बच्चे एवं शिक्षक मिलकर साफ सफाई करते हैं। अब हम जापान के स्कूलों के समय सारणी के बारे में बात कर लेते हैं। जापान में बच्चों का विद्यालय का समय प्रातःकाल 8:45 से दोपहर 3:15 तक होता है। कक्षाएं समाप्त होने के बाद अधिकतर बच्चे स्कूल। एजुकेशन सिस्टम इन जापान। जापान में शिक्षा की संरचना बहुत ही अलग है। यह आंकड़ा जापान में एकल ट्रैक स्कूल प्रणाली को दर्शाता है। मूल रूप से जापानी सिंगल ट्रैक स्कूल प्रणाली प्राथमिक विद्यालयों, निम्न प्राथमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों 6-3-3-4 वर्षों से बनी है। जापान में सबसे पहले शिक्षा नर्सरी से शुरू होती है, जिसकी आयु 0 से 5 वर्ष होती है। आप चाहें तो अपने बच्चे को इसमें डाल सकते हैं या नहीं, यह कोई अनिवार्य नहीं है। इसको होइक्वे कहते हैं। इसके बाद किंडरगार्टन आता है, जिसे योचिएन कहा जाता है। इसमें 4 से 5 वर्ष के बच्चे जा सकते हैं। यह शिक्षा भी जापान में अनिवार्य नहीं है। इसके बाद एलिमेंट्री स्कूल आता है। इसे शोगाको कहते हैं। इसकी आयु सीमा 6 वर्ष से 11 वर्ष तक है। यह सभी जापानी बच्चों के लिए आवश्यक है तथा यह निःशुल्क शिक्षा है।
इसके बाद जूनियर हाई स्कूल आता है जिसकी आयु 12 से 14 वर्ष है। इसे चुगाको कहते हैं। अगला सीनियर हाई स्कूल आता है जिसमें 15 से 17 वर्ष तक के बच्चे पढ़ते हैं। इसे कोटागाको या कोको भी कहते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज आते हैं जिसमें 18 से 21 वर्ष के छात्र होते हैं। इसको डायगाको कहते हैं। यह भी कोई अनिवार्य नहीं है, फिर भी 58% जापानी इस स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। जापान में शिक्षा के अपने ग्रेडिंग सिस्टम तक पहुंचने के कई अलग अलग तरीके हैं। 5 से 1 तक के संख्यात्मक ग्रेड का प्रयोग करते हुए हाई स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम में उच्चतम या उत्कृष्ट संख्या 5 है, जबकि सबसे कम या असफल नंबर 1 है। दूसरी ओर राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में ABC के साथ 4 स्केल ग्रेडिंग सिस्टम तथा F का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उच्चतम स्तर पर A तथा नीचे के औसत छात्रों को F दिया जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन। जापान एजुकेशन सिस्टम में सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भागों में बांटा गया है, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल। जापान में जूनियर हाई स्कूल को चुगाको कहा जाता है। जापान के 98% बच्चे जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह शिक्षा सभी बालकों के लिए अनिवार्य होती है। लोअर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत कक्षा 7, 8 और 9 को रखा गया है, जिसमें 12 वर्ष से 15 वर्ष आयु के छात्र अध्ययन करते हैं। जापान में एक वर्ष में स्कूल के दिनों की न्यूनतम संख्या 210 होती है। मैथ्स ने विज्ञान, तकनीकी और गणित विषय पर ध्यान देते हुए विद्यालय में प्रतिदिन 1.5 घंटे के पीरियड को अनिवार्य किया है। करिकुलम। जूनियर हाई स्कूल में विद्यार्थियों को जापानीज लैंग्वेज, मैथ, साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, लाइफ स्किल, म्यूजिक, होम इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अदर एक्टिविटी, मॉरल एजुकेशन विषयों का अध्ययन कराया जाता है। टीचिंग मेथड। जूनियर हाई स्कूल के छात्रों के पास अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग शिक्षक होते हैं। जूनियर हाई स्कूल में अधिकांशतः व्याख्यान निर्देशन पद्धति का प्रयोग टीचिंग में किया जाता है। परंपरागत रूप में लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड का प्रयोग टीचिंग में किया जाता है। सहायक सामग्री के रूप में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, ग्रुप वर्क, असाइनमेंट, ओरल एंड विजुअल प्रेजेंटेशन, पॉडकास्ट प्रेजेंटेशन, रिटन एग्जाम के द्वारा छात्रों का आकलन किया जाता है। अदर स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में छात्र क्लास के बाद स्कूल क्लब को ज्वाइन करते हैं, जिसमें बॉयज स्टूडेंट बेसबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेल क्लबों में हिस्सा लेते हैं। गर्ल्स स्टूडेंट जिम्नास्टिक, जूडो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल आदि खेल क्लबों में हिस्सा लेती हैं। सांस्कृतिक क्लबों में छात्र छात्राएं टी टेस्टिंग, फ्लावर अरेंजमेंट, म्यूजिकल बैंड, ब्रास बैंड क्लबों में हिस्सा लेते हैं। हाई स्कूल। जापान में हाई स्कूल को कोटोगाको कहा जाता है। यह उच्च माध्यमिक शिक्षा सभी बालकों के लिए अनिवार्य नहीं है। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद ही हाई स्कूल में प्रवेश प्राप्त होता है। प्रवेश परीक्षा के अनिवार्य विषय हैं मैथ, जापानीज, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडी। यह प्रवेश परीक्षा प्राइवेट स्कूल के स्तर पर निजी रूप में और प्रांत स्तर पर सभी पब्लिक स्कूल के द्वारा संयुक्त रूप में होती है। अपर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत क्लास 10th, 11th, 12th को रखा गया है, जिसमें 15 से 17 वर्ष आयु के छात्र अध्ययन करते हैं। करिकुलम। हाई स्कूल का करिकुलम लगभग जूनियर हाई स्कूल के करिकुलम के समान होता है, जैसे जापानीज, मैथ, होम इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट etc। इस प्रकार का पाठ्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है। जापानी लैंग्वेज में अधिकांश छात्र कांजी भाषा सीखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा को और अधिक उन्नत और समृद्धिशील बनाना है। साइंस का मुख्य उद्देश्य प्रकृति को समझना, अवलोकन, सृजनात्मक विचारों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है। मैथ का मुख्य उद्देश्य गणितीय गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को संख्याओं, मात्राओं और ज्यामितियों, आंकड़ों के संबंध में तार्किक क्षमता व कौशल का विकास करना है। सोशल स्टडी को 4 भागों में बांटा गया है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स।
इन विषयों का मुख्य उद्देश्य छात्र अपने राष्ट्र की स्थिति को जाने और राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सके। लिविंग एनवायरनमेंट स्टडी का मुख्य उद्देश्य जीवन जीने की कला, समाज, राष्ट्र और नागरिकों के साथ सद्भावना, भाईचारे की भावना को विकसित करना है। संगीत विषय का मुख्य उद्देश्य छात्रों में जापानी संगीत विरासत से अवगत कराना, उनमें संगीत प्रेम को विकसित करना ताकि वे भी संगीत सृजन में अपना योगदान दे सकें। फाइन आर्ट सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक क्षमता का विकास करना है। आर्ट करिकुलम में पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला, ग्राफिक डिजाइन को सम्मिलित किया गया है। फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य गुड हेल्थ, वेल्थ और गुड हैबिट को डेवलप करना है, जिससे छात्र अपने जीवन में सदैव क्रियाशील रहे। मॉरल एजुकेशन का उद्देश्य जापानी शिष्टाचार, आचरण, स्वच्छता के गुणों का विकास छात्रों में करना है। होम इकोनॉमिक्स की शिक्षा जापान में लड़कों और लड़कियों दोनों को दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में पारिवारिक भावना, गृह प्रबंध व्यवस्था और वित्त व्यवस्था में दक्ष बनाना है। फॉरेन लैंग्वेज इन जापान विदेशी भाषा के रूप में जापान में अंग्रेजी भाषा को अधिक प्रमुखता दी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज को सेकेंडरी एजुकेशन से पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज को पाठ्यक्रम में रखने का मुख्य उद्देश्य विश्व के राष्ट्र के साथ आर्थिक और अच्छे संबंधों की स्थापना करना, नया ज्ञान प्राप्त करना और व्यवहारिक संचार कौशल विकसित करना है। Now, let's discuss about the secondary education of Japan. Secondary education of Japan is subdivided into two grades of secondary education. First one is lower grade secondary education and the second one is upper grade secondary education, which is commonly completed in two types of schools in Japan. The first school is called as lower grade secondary schools or junior high school or Shugako, and the second one is called upper grade secondary school or high school or Katogaku. In Japan, the word Gakko means schools. Lower secondary school is also named as Shugako. In Shugakus, new sessions start in the month of April, and as it is the beginning of cherry blossom are in full blooms, and they believe that when life begins anew is the perfect time to start new things. It is followed by 3 lower grades of secondary education at lower secondary schools. Students get admitted here of age 12 to 15 years. It is 3-year duration course where students complete 7 to 9 grade of their study. The curriculum of Japanese junior high school consists of the following subjects: Japanese, social studies, mathematics, science, music, physical education, industrial arts, foreign language, elective subjects, and moral education. In Japanese junior high school curriculum, they focus more on extracurricular activities as their students join sports clubs, judo or karate clubs, and other cultural activities clubs. Students spends their more time on indoor and outdoor sports. They like table tennis, badminton, volleyball, football, etc. In Shugako, pupils take final examination in 5 elective subjects, which are Japanese, mathematics, social studies, science, and English. To them, the higher the final scores, the better the chances they have to being admitted to a good secondary school and subsequently being admitted to a good university. This is the most important period of Japanese pupils as their school results determines whether they will be accepted to a good upper. In Japan, the upper secondary education is completed in Japanese high school or commonly called Katogako. It is 3-year period education which ranges from the age group of 15 to 18-year-old pupils. Although it is not compulsory educational course in Japanese educational system, still 94% of the generation are enrolled themselves in this course. It is regarded as the most strenuous period of
pupils because here they are preparing for their higher education and in career building. The high school of Kotogoko curriculum consists of the following subjects: Japanese, geography, history, civics, mathematics, health, art, foreign language that is English, homemaking, information technology and general science, and science, which includes physics, chemistry, biology, and earth science in it. In order to complete final exams of Kotogoko, the upper grades of secondary education, a pupil must obtain at least 74 credits out of 100 credits, after which he or she will receive the certificate of graduation, which is called Sotiso Shomiso in Japanese. Over the period of secondary education, most students attend a cram course, namely Zuku, where they receive additional lessons on the teaching material dealt with. The Juku also serve as preparation for the higher education entrance examination, which is held every year in the ending of upper secondary schools, that is in month of March. Sayonara, igao mochimasu. वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स है जिसके ज़रिए स्टूडेंट स्पेसिफिक करियर अपॉर्चुनिटी को चुनते हैं। इसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हों और उससे जुड़ी स्किल सीखकर आप उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस फील्ड से रिलेटेड वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। इस तरह के कोर्स में ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और क्लासेस शामिल होती हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मिलता है। वोकेशनल कोर्स किस तरह से ट्रेडिशनल कोर्स से भिन्न है? ट्रेडिशनल कोर्स जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्स में ज़्यादातर छात्र को सब्जेक्ट नॉलेज, थ्योरीज, केस स्टडी के फॉर्म में दी जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें केवल इंटर्नशिप के दौरान ही दी जाती है, जिससे स्टूडेंट कभी कभी कन्फ्यूज्ड भी हो जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरी नॉलेज से भिन्न होता है। जबकि वोकेशनल कोर्स में क्लासरूम लेक्चर कम होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। ये क्लासेस इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाएं तो वे जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। जापान में व्यावसायिक प्रशिक्षण कॉलेज उच्च शिक्षा के संस्थान हैं और व्यवहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कई व्यावसायिक स्कूल 2 साल के होते हैं, लेकिन सीखने की सामग्री और विशेष क्षेत्रों की विशेषताओं आदि के आधार पर 1 साल, 3 साल और 4 साल के भी पाठ्यक्रम होते हैं। 4 साल के पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद एडवांस डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है। जापान में वोकेशनल एजुकेशन को 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिकल, हाइजीन, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, कॉमर्शियल प्रैक्टिस, क्लॉथिंग, होम फैमिली एंड कल्चर है। अतः भले ही ये कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन हमेशा यह ट्रेडिशनल कोर्स से पीछे ही रहते हैं। हालांकि बीते कुछ समय में इन कोर्सेज को थोड़ी महत्व मिलने लगी है। Education change depends on how teachers think and do it as simple and as complex as that. शिक्षा परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक क्या सोचते हैं और उसे उतना ही सरल और जटिल बना सकते हैं। हम बात करते हैं कि जापान में टीचर ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाती है। किंडरगार्टन स्कूलों के शिक्षकों को हमेशा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित किया जाता है तथा जापानी उच्च संस्थाओं हायर इंस्टीट्यूशन के शिक्षकों को भी विश्वविद्यालय में ही ट्रेनिंग दिया जाता है। किसी भी पब्लिक टेरिटरी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले उन्हें उस क्षेत्र में न्यूनतम मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें वे पढ़ाना चाहते हैं। जापान में 3 प्रकार का टीचर सर्टिफिकेट दिया जाता है: रेगुलर टीचर सर्टिफिकेट, स्पेशल टीचर सर्टिफिकेट और टेम्परेरी टीचर सर्टिफिकेट दिया जाता है। जापान में पढ़ाने की विधि को केनक्यू कहा जाता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। आइए हम बात करते हैं कि जापान में शिक्षक की क्या भूमिका है। जापान में एक शिक्षक को सेंसेई कहा जाता है, जो अपने काम के प्रति सचेत रहता है और जनता में भी प्रमुख स्थान रखता है। शिक्षक से
न केवल बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का आश्वासन देने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि पश्चिम की तुलना में व्यापक भूमिका और जिम्मेदारी वाले कर्तव्यों के एक विशाल दायरे को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। जापान में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सप्ताह में औसतन 57 घंटे और जूनियर उच्च शिक्षक 63 घंटे से अधिक काम करते हैं। कई शिक्षक महीने में 80 घंटे से ज़्यादा ओवरटाइम काम करते हैं और अक्सर एक सप्ताह में भारी संख्या में पाठों और स्कूलों के अंदर और बाहर अतिरिक्त कार्यों के कारण अधिक काम महसूस करते हैं। कुछ लोग करोशी से भी डरते हैं, जिसका अर्थ होता है अधिक काम से मृत्यु। जुकू, जिसे सामान्यतः गाकुशु जुकू के नाम से जाना जाता है, यह एक जापानी निजी संस्था है जो ट्यूशन के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्रों को विद्यालय के नियमित कार्य में सहायता करता है। इसके साथ ही ये विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए क्रैम्प कोर्स भी चलाते हैं, जिसमें लगभग 50% छात्र ही विद्यालय में प्रवेश ले पाते हैं। तोकुगावा काल में जुकू शब्द का अर्थ मार्शल आर्ट, दर्शन या कुछ अन्य चुनिंदा विषयों को पढ़ाने वाले छोटे विद्यालयों से था। मिजी अवधि के दौरान यह शब्द ट्यूटोरियल विद्यालयों को अन्य प्रकार के सार्वजनिक या निजी विद्यालयों से अलग करने के लिए आया था। अधिकांश आधुनिक प्रकार के जुकू, जिन्हें आमतौर पर क्रैम स्कूल के रूप में जाना जाता है, ये 1960 के दशक से जापान के आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है। 21वीं सदी के शुरू होने से पहले ही जापान में 50,000 जुकू कार्यरत थे। जुकू व्यक्तिगत घर आधारित ट्यूटोरियल से लेकर स्कूलों की देशव्यापी श्रृंखला तक है, जिसमें बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्त शिक्षक, मूनलाइट टीचर्स और विद्यालय के छात्र शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ मूनलाइट टीचर से तात्पर्य उन शिक्षकों से है जो शिक्षण के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय से अपना जीवन यापन करते हैं। जुकू के 2 विभाग हैं, एकेडमिक जुकू और नॉन एकेडमिक जुकू। एकेडमिक जुकू में मुख्य रूप से प्री स्कूल से हाई स्कूल के छात्र शामिल होते हैं। हालांकि छात्र शिक्षण कौशल में भिन्न होते हैं। यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में असफल होता है तो उसको उपचारात्मक परीक्षा देने से पहले तैयारी करने के लिए 1 साल का समय दिया जाता है। इसके विपरीत नॉन एकेडमिक जुकू कला, संगीत, खेल और इसी तरह की गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर केंद्रित है। अब हम पीसा के बारे में जानते हैं। पीसा अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन है जो हर 3 साल में 15 वर्षीय छात्रों के गणित और विज्ञान विषय के साक्षरता दर को मापता है। पीसा कार्यक्रम पहली बार 2000 में आयोजित अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र है। जब यह कार्यक्रम 2000 में चालू हुआ तभी से जापान इसमें भाग लेता है, जिसमें 2012 से 2015 के बीच में रीडिंग के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आई। पीसा कार्यक्रम में जापान की शिक्षा व्यवस्था में आए उतार चढ़ाव को हम निम्न ग्राफों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। 2018 में जापान के प्रदर्शन में सभी विषयों में कमी जारी रही। फिर भी जापान ने 2018 में अधिकांश भाग लेने वाले देशों और अर्थव्यवस्था से बेहतर प्रदर्शन किया। OECD औसत की तुलना में जापान ने रीडिंग में 17 अंक अधिक, गणित में 38 अंक अधिक और विज्ञान में 40 अंक अधिक प्राप्त किए। लड़कियों ने पढ़ने में लड़कों की तुलना में 19 अंक अधिक प्रदर्शन किया, जो इस विषय के लिए OECD देशों में औसत लिंग अंतर से कम है। इसी प्रकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अंक निजी स्कूलों की तुलना में 16 अंक अधिक पाए गए थे। जब जापान में महामारी के दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया तो वांछित छात्रों को आमतौर पर स्कूलों से मिलने वाली विभिन्न सेवाओं को भी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। स्कूल छोटे बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य से लेकर सामाजिकरण और प्रोत्साहन तक हर चीज़ में मदद करते हैं, जबकि कोविड-19 ने सभी छात्रों पर बोझ डाला। इसने उन लोगों को असमान रूप से प्रभावित किया जो भोजन और व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए स्कूलों पर निर्भर हैं।
जापानी छात्रों को घर पर सीखने में मदद करने के लिए मैक्स ने एक लर्निंग सपोर्ट पोर्टल की स्थापना की, जो घर पर मुफ्त रूप में प्रत्येक विषय को सीखने के लिए विभिन्न टिप्स, नई शिक्षण सामग्री और वीडियो भी प्रदान करता है। ऑनलाइन लर्निंग चैलेंजेस। प्रत्येक 20 में से एक जापानी छात्र के पास पर्याप्त रूप से ऑनलाइन अधिगम के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे एक शांत कार्यक्षेत्र, कंप्यूटर का उपयोग एवं नए सत्र की पाठ्यपुस्तक इत्यादि का अभाव था। स्कूल पाठ्यक्रम में सूचना संचार प्रौद्योगिकी को शामिल करने की क्षमता में जापान OECD के अन्य देशों से काफ़ी पीछे है। तकनीकी रूप से इतना उन्नत होने के बावजूद 15 वर्षीय जापानी छात्रों में से केवल 40% छात्र ही उन स्कूलों में नामांकित हैं जहां उनके प्रधानाध्यापक एडिक्वेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पर्याप्त उपलब्धता की रिपोर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जापान की स्कूली शिक्षा के क्या विशेषताएं हैं। जापान के स्कूली शिक्षा की एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि इस तथ्य के बावजूद कि सभी स्कूल एक ही पाठ्यक्रम के अनुसार काम करते हैं, फिर भी जापान में एक समान पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, खासकर इतिहास, भूगोल, साहित्य आदि से संबंधित विषयों में। जापान के स्कूल में विद्यार्थियों को प्यार में पढ़ना सख्त मना है, इसीलिए विद्यार्थियों को यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना पड़ता है और वहाँ स्कूलों में बच्चों को गलती या शरारत करने पर क्लास से बाहर नहीं निकाला जाता। कक्षा से बाहर निकलना वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। जापान के लगभग सभी स्कूलों में बच्चों को तैरना सिखाया जाता है और जब कोई बच्चा इसे अच्छे से नहीं सीखता है तो गर्मी की पूरी छुट्टी में तैरना सीखना पड़ता है। जापान में प्राचीन काल से ही झुककर प्रणाम करने की परंपरा रही है, इसीलिए स्कूल में बच्चों को शुरुआत से ही बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। कक्षा में आने से पहले और जाने से पहले अपने सर या गुरु के आगे झुककर विद्यार्थियों को आदर देना होता है। जापान में पारंपरिक विषयों के अलावा जापानी छात्र सुलेख लेखन, कैलीग्राफी और जापानी कविताएं भी सीखते हैं। जापानी सुलेख, जिसे सोडो भी कहा जाता है, इसमें बांस के ब्रश को स्याही में डुबोया जाता है, तब इसका फिर उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जापान की पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जापान की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। जापानी छात्र साक्षरता, गणित और विज्ञान पढ़ने में गुणवत्ता और प्रदर्शन के मामले में OECD छात्रों के बीच लगातार उच्च स्थान पर है। वहीं अगर हम जापान और भारत की शिक्षा व्यवस्था की तुलना करें तो हम पाएंगे कि जहां जापान में स्कूली शिक्षा के लिए एक ही बोर्ड कार्य करता है, वहीं भारत में केंद्र और राज्य के अलग अलग बोर्ड होते हैं। फिर साक्षरता दर की बात करें तो जापान में साक्षरता दर 99.5% यानी लगभग 100% है। वहीं भारत में 74.04% है। लेकिन वहीं GDP में भारत जापान से ज़्यादा शिक्षा पर खर्च करता है। जापान में शिक्षा पर 3.21% खर्च होता है, वहीं भारत में 6% शिक्षा पर खर्च किया जाता है। अगर हम 2018 के आंकड़ों को देखें तो जापान में कक्षा में छात्रों की उपस्थिति 99.12% है, वहीं भारत में 55.35% है। इस प्रकार जापान के साथ साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था की तुलना करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि जापान की शिक्षा व्यवस्था भारत की शिक्षा व्यवस्था से कई चीज़ों में बेहतर है। अगर हम जापान की शिक्षा व्यवस्था की कई बातों को लेकर के भारत की शिक्षा व्यवस्था में लागू करते हैं तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो सकती है।